नमस्कार, वीकेबी न्यूज में सुबह के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागपुर महानगर पालिका के ऐन चुनाव के सामने याद आए शहर के गड्ढे पाटने का कार्य मनपा का। शहर में गड्ढों पर भड़के पार्षद। नागपुर में बैद्यनाथ कंपनी से 8 करोड़ की धोखाधड़ी। जीईएल कंपनी और संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज। और नागपुर विद्यापीठ के तहत अब पढ़ने वाले छात्रों का होगा बीमा। 40 रुपए में मिलेगा 3 लाख का सुरक्षा कवच। अब खबरें विस्तार से। शहर में हर क्षेत्र की सड़कों पर गड्ढों के कारण आम जनता बुरी तरह त्रस्त है। बुधवार को महानगर पालिका की सभा में एक पार्षद ने अपने क्षेत्र में गड्ढों को लेकर प्रश्न उपस्थित किया। चर्चा से उस समय माहौल गर्मा गया, जब कई पार्षदों ने इसे लेकर प्रशासन को खरी खोटी सुना दी। पार्षदों का मानना था कि गड्ढों पर प्रशासन की ओर से लीपापोती हो रही है। नागपुर शहर नाम के लिए स्मार्ट सिटी रह गया है। महानगर पालिका की बैठक में पार्षद वैशाली नारनवरे ने कहा कि हर वर्ष बारिश के दौरान इसी तरह की त्रासदी होती है। गड्ढों में पानी भर जाने से कई दुर्घटनाएं होती है। हैटमिक्स प्लॉट के माध्यम से गड्ढे भरने का दावा तो होता है, लेकिन वास्तविक रूप में कोई काम नहीं होता है। प्रशासन की ओर से हाल ही में 3607 गड्ढे भरे जाने का दावा किया गया, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्षद दिनेश यादव और हरीश ग्वालबंशी ने प्रशासन पर निशाना साधा। चर्चा के दौरान जवाब देते हुए अधीक्षक अभियंता पोहेकर ने कहा कि शहर में इस वर्ष भारी संख्या में गड्ढे हुए हैं। डामरीकरण का काम नहीं हुआ है, यहाँ तक कि नवीनीकरण का भी काम ठप रहा है। कोरोना के कारण काम ठप रहने से गड्ढों की संख्या गत समय की तुलना में 40% अधिक है। हॉट मिक्स प्लॉट की क्षमता 40 क्यूबिक मीटर की है, जिससे इसके माध्यम से गड्ढे पाटना संभव नहीं है। बारिश रुकने के बाद 2 माह के भीतर गड्ढों को भरा जा सकता है। जोनल स्तर पर कहाँ सड़कों का काम किया गया, इसकी जानकारी जोन से प्राप्त करने के बाद सदन के समक्ष रखने की स्वीकृति भी उन्होंने दी। नागपूर शहरात जे खड्डे आहे ते आहेतच, हे नाकारण्याचं कोणताही कारण नाही। का आहे हे प्रशासनाचं उत्तर आम्ही घेतला। प्रशासनाने आपल्या उत्तरामध्ये स्पष्टपणे नमूद केला की प्रशासनाने जेवढे काम होते ते मागील 1.5 वर्षापासून थांबवले आहे, त्यामुळे हे गड्ढे आहे असे प्रशासनाने कबूल केले। प्रशासनाने हे कबूल केल्यानंतर त्यांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले की नागपूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनच्या बजेट करत असताना आम्ही रस्तेसाठी जे वेगळे पैसे ठेवले आहेत ते तर आहेतच, याच्याशिवाय हे संपूर्ण गड्ढे विझवण्यासाठी आणि रस्त्याची सुस्थिती दुरुस्ती करण्याच्या दृष्टीने जे काही पैसे लागत असेल ते बजेटचा अनेक असे हेड आहे जे कोरोनामुळे काम होऊ शकत नाही। त्याच्यात सांस्कृतिकपासून अनेक हेड आहे ज्याच्यामध्ये पैसे आहे। तो या सर्व पैशाचा समायोजन रस्त्याच्या दृष्टीने करण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाने पुढच्या आठवड्यात होणारी स्टँडिंग कमिटीच्या सभेमध्ये प्रस्ताव सादर करावा। स्टँडिंग कमिटी महानगरपालिकेच्या सभागृहाला प्रस्ताव सादर करते आणि महानगरपालिका आपला बजेटमध्ये पुनर्नियोजन करून रस्त्याचे गड्डे भरण्यासाठी विशेष निधी उपलब्ध करून देईल असा निर्णय घेण्यात आलेला आहे। मी स्पष्ट सांगू इच्छितो की या शहरात काही चांगला घडत असेल तर त्याच्यासाठी मी जबाबदार आहे, आणि काही वाईट घडत असेल तर तीही जबाबदारी स्वीकारायला मी मागे राहणार नाही। पण मी पूर्वीच सांगितलं की हे गड्ढेचे जबाबदार कोण आहे हे प्रशासनाने स्वतः सांगितलं की मागील 1.5 वर्षापासून प्रशासनाने विकासाचे कोणतेही काम होऊ दिले नाही, कोणतीही डेव्हलपमेंटल ॲक्टिव्हिटीज नाही झाली, नवीन काम नाही झाले, मेंटेनन्सचे काम नाही झाले, म्हणून हे गड्डे 40% वाढले। हे आकडा प्रशासनाने दिलेला आहे, याचा अर्थच आहे की प्रशासन आहे। पण मी पडणंही काढायला पाहिजे, म्हणून मी म्हणत आहे की मी महापौर आहे, मी हे सांगू शकत नाही की मी असूनसुद्धा जर कोणी चूक करत असेल तर त्याची जबाबदारी मी स्वीकार करणार आहे। म्हणून ही चूक भलेही प्रशासनाची असेल, पण ही गलती मी स्वीकारतो आणि ही ताबडतोब दुरुस्ती करण्याचे निर्देश दिले आहे।
बैद्यनाथ समूह से 8 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के प्रकरण में गणेशपेट पुलिस ने ग्लोबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र के तहत धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। आरोपियों में GEL कंपनी और उसके तत्कालीन निदेशक निवृत्त मेजर जनरल नारायण सिंह पठानिया, मिखाइल हरि धौल और हरि धौल का समावेश है। बैद्यनाथ समूह की कंपनी सिद्धायु आयुर्वेदिक रिसर्च फाउंडेशन एंड प्राइवेट लिमिटेड के लीगल मैनेजर श्रीपाद मोहरिल की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। श्रीपाद ने अपनी शिकायत में बताया उनकी कंपनी द्वारा आयुर्वेदिक दवाओं और पवन चक्की के माध्यम से बिजली निर्मित की जाती है। वर्ष 2009 से 2010 में नांदुरबार के मौजा चाकला में उनकी कंपनी द्वारा 9 पवन चक्की लगाकर बिजली का उत्पादन शुरू किया गया। यहाँ पैदा होने वाली करीब 12 मेगावाट बिजली राज्य सरकार की व्यवस्था के अनुसार बेची जाती है। यहाँ की बिजली बेचने के लिए सिद्धायु द्वारा ग्लोबल एनर्जी के साथ करारनामा किया गया था, जिसकी समयावधि वर्ष 2020 तक थी। GEL कंपनी उनसे करीब 4 रुपए में बिजली खरीद कर बाजार में बेचने वाली थी। मार्च 2014 तक GEL के मार्फत ही बाजार में बिजली बेची गई। इसके बदले सिद्धायु को 31 करोड़ 81 लाख रुपए GEL से लेने थे। GEL ने 30 करोड़ 83 लाख रुपए का भुगतान किया और बाकी बचे 1 करोड़ 83 लाख रुपए नहीं दी गई। करार के अनुसार पेमेंट में देरी होने पर प्रतिमाह 2% ब्याज तय हुआ था। इसके अनुसार मुद्दल और ब्याज मिलाकर यह रकम 4 करोड़ 99 लाख रुपए हो गई। पेमेंट में लगातार देरी होने के कारण वर्ष 2014 में करार रद्द कर दिया गया। शर्त के अनुसार लेटर ऑफ क्रेडिट के करीब 2 करोड़ रुपए और उस पर ब्याज करीब 70 लाख रुपए, ऐसे कुल 8 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया। श्रीपाद ने अपनी शिकायत में बताया कि GEL कंपनी द्वारा इस तरह से कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है। पिछले अनेक वर्षों से विद्यापीठ से संलग्नित कॉलेजों के छात्रों का बीमा करने की मांग आखिर पूरी हुई। विद्यापीठ विद्यार्थियों के लिए बीमा योजना शुरू करने जा रही है। इसमें विद्यार्थियों से 40 रुपए शुल्क के तौर पर लिया जाएगा, जबकि 3 लाख रुपए का बीमा कवच मिलेगा। इस संबंध में सरकारी बीमा कंपनी से चर्चा पूरी हो चुकी है। छात्रों को बीमा कवच देने की मांग पिछले वर्षों से की जा रही है। कई छात्र संगठनों ने मांग करते हुए उपकुलपति को ज्ञापन भी सौंपा था। इस संबंध में विद्यापीठ के पास एक प्रस्ताव भी विचाराधीन था। विद्वत परिषद की बैठक में नया प्रस्ताव तैयार कर रखा गया। इसे एकमत से मान्यता दी गई। साथ ही बीमा योजना की पड़ताल करने के लिए एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया। दरअसल छात्रों को बीमा कवच मिलने के लिए 2013 से मांग की जा रही है। 2019 में एक बार फिर मामला चर्चा में आया। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीमा कंपनी से जानकारी मांगी, लेकिन कुछ शर्तें व प्रावधान अनुकूल नहीं होने से मामला अटक गया था। इस बीच विश्वविद्यालय के विद्यार्थी कल्याण विभाग ने विविध विद्यालयों की बीमा पॉलिसी का अध्ययन किया। इसी आधार पर सिफारिश की गई। विद्यापीठ ने बीमा के लिए सरकारी कंपनी का चयन किया है। विश्वविद्यालय में लाखों छात्र अध्ययन करते हैं। उनकी पढ़ाई पूरी होने तक बीमा का लाभ मिलेगा। यदि पढ़ाई के दौरान पालक की मृत्यु हो जाती है तो छात्र का शैक्षणिक खर्च भी वहन किया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशासन द्वारा विविध उपाय योजना चलाकर ग्रामीण भागों में डेंगू पर नियंत्रण किया जा सकता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जिले में अब तक 976 लोग डेंगू के डंक से हलाकान हो चुके हैं। वहीं 3 लोगों को जान भी गंवाना पड़ा है। निजी अस्पतालों में भी अनेक मरीज भर्ती है। जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे ने प्रभावी उपाय योजना करने के निर्देश स्थायी समिति की बैठक में तहसील के वैद्यकीय अधिकारियों सहित ग्राम पंचायत सचिवों को दिए हैं। डेंगू के बढ़ते प्रादुर्भाव को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीण भागों में 1 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। जुकाम होने पर किसी विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह लेने की अपील की है। जिले में अब तक जो डेंगू ग्रस्तों के आंकड़े सामने आए हैं उससे कहीं अधिक मरीज हैं। प्राइवेट अस्पतालों द्वारा प्रशासन को जानकारी नहीं दी जा रही है। जिले में डेंगू का सर्वाधिक प्रकोप कुही तहसील में देखने को मिला है। अब तक 237 मरीज मिले हैं। वहीं भिवापुर में 108, हिंगना में 45, कलमेश्वर 44, कामठी 50, काटौल 20, मौदा 30, नागपुर ग्रामीण 143, नरखेड़ 11, पारशिवनी 82, रामटेक 80, सावनेर 50, उमरेड तहसील में 76 मरीज मिले हैं। उमरेड में 2 तथा नागपुर ग्रामीण में 1 मरीज की मौत भी हुई है।
भांडेवाड़ी कचरा डंपिंग यार्ड के कारण आसपास के लोगों को हो रही परेशानी को हल करने के उद्देश्य से पार्षद राजकुमार साहू की ओर से महानगर पालिका की बैठक में प्रश्नोत्तर काल में मुद्दा उठाया गया। चर्चा के दौरान प्रवीण दटके ने कहा कि कंपनी को टेंडर देने से पहले प्रशासकीय मान्यता ही नहीं ली गई थी। विपक्ष के नेता तानाजी वनवे ने कहा कि कंपनी का काम संतोषजनक नहीं है, जिससे इसकी जांच की जानी चाहिए। बुधवार को महानगर पालिका की बैठक में चर्चा पर जवाब देते हुए अधीक्षक अभियंता मनोज तालेवार ने बताया कि जिग्मा कंपनी को बायो माइनिंग का काम सौंपा गया है, जिसके लिए प्रति टन 1015 रुपए देने का समझौता किया गया है। 2 वर्ष पूर्व कंपनी को काम सौंपा गया था। समझौते के अनुसार कंपनी को 10 लाख मीट्रिक टन बायो माइनिंग करना था। अब तक 5,50,000 मीट्रिक टन बायो माइनिंग हो चुका है, जबकि 5 लाख मीट्रिक टन 1 वर्ष में पूरा करना है। चर्चा के दौरान प्रशासन ने ही खुलासा किया कि स्मार्ट सिटी की ओर से भी कचरे पर प्रक्रिया के लिए अलग से टेंडर निकाला गया, जिसमें इस कंपनी ने 788 रुपए प्रति टन कचरे के अनुसार शुल्क निर्धारित किया है। चर्चा के दौरान पार्षदों ने कहा कि यदि कचरे पर दवा का अच्छी तरह से छिड़काव किया जाए तो इसकी दुर्गंध फैलने से रोका जा सकता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है दुर्गंध फैलना शुरू हो जाती है। ऐसे में कचरे पर दवा का छिड़काव होता है या पानी का, यह खोज का विषय बन गया है। चर्चा के दौरान प्रवीण दटके ने कहा कि कंपनी को टेंडर देने से पहले प्रशासकीय मान्यता ही नहीं ली गई थी। इस तरह की जानकारी उजागर हो रही है। विपक्ष के नेता तानाजी वनवे ने कहा कि कंपनी का काम संतोषजनक नहीं है, जिससे इसकी जांच की जानी चाहिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए, जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। किसानों के नाम पर फर्जी खाते खोलकर कर्ज का वितरण करने को लेकर यूको बैंक में हुए कथित घोटाले के मामले पर हाईकोर्ट की ओर से स्वयं संज्ञान लेकर इसे जनहित में स्वीकार किया था। याचिका पर बुधवार को सुनवाई के दौरान जांच कर रही सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच की निरीक्षक कविता ईस्कर ने बताया कि बैंक मैनेजर के पद पर रहे 4 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ फौजदारी मामले की तरह अभियोग चलाने को यूको बैंक ने मंजूरी प्रदान कर दी है। वर्धा ब्रांच के HD मेश्राम रीजनल कार्यालय के वरिष्ठ मैनेजर VVS मूर्ति, DGM V रामानंदम गौरे, ब्रांच मैनेजर SJ खापेकर के खिलाफ मामला चलाने की अनुमति मिल गई है। जांच अधिकारी की ओर से बताया गया कि SR पटेल, PM सोनकुसरे और SC राव ठाकरे के खिलाफ मंजूरी नहीं मिली है, जिसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की ओर से भी मंजूर कर दिया गया है। आदिलाबाद स्थित मेजर्स GSIL लिमिटेड कंपनी के कर्मचारियों को कृषि कर्ज देने के नाम पर यूको बैंक की वर्धा और हिंगनघाट शाखा से 25 करोड़ का वितरण किया गया था, लेकिन कर्ज उठाने वाले फर्जी किसान होने का मामला उजागर हुआ, जिससे तत्कालीन व्यवस्थापक शंकर जयराम खापेकर और हंसदास मेश्राम के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। मामला उजागर होने के बाद इसकी जांच CBI को सौंपी गई। मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों की ओर से गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन अदालत ने इस संदर्भ में स्वयं संज्ञान लेकर याचिका के रूप में स्वीकृत कर लिया। CBI की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने अदालत को बताया था कि नई स्पेशल जांच टीम गठित की गई है। मामला लंबित रहते दौरान स्पेशल टीम ने यूको बैंक के 7 बैंक अधिकारियों के खिलाफ सबूत जमा किए हैं, जिसके आधार पर प्राथमिक दस्तावेज भी प्राप्त किए गए। इसी आधार पर CBI अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करने की मंशा बना रही है।
वर्धा के मुख्य न्याय दंडाधिकारी के समक्ष संभवतः चार्जशीट दायर की जाएगी। सीताबर्डी थाने के डीबी स्क्वाड ने गश्त के दौरान एक वाहन चोर को दबोचा। पुलिस दस्ते को वह गाड़ी ढकेल कर ले जाता दिखाई दिया। पूछताछ में वाहन चोरी की कबूली दी। पकड़ा गया आरोपी मोहगांव सौंसर निवासी कमलेश गजानन डोंगरे बताया गया। कमलेश पिछले 2-3 महीनों से मीठा नीम दरगाह परिसर में ही रह रहा है। इसके पहले भी वह वाहन चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है, लेकिन शिकायतकर्ता ने रिपोर्ट करने से इनकार कर दिया। पुलिस को उस पर प्रतिबंधक कार्रवाई कर छोड़ना पड़ा। गश्त के दौरान कमलेश दरगाह के समीप स्थित अनाज गोदाम के पास से बाइक ढकेलकर ले जाते दिखाई दिया। सामने की प्लेट पर MH31AR 8695 नंबर लिखा था, जबकि पिछला नंबर उसने मिटा दिया था। पुलिस ने गाड़ी ढकेलने का कारण पूछा तो पेट्रोल खत्म होने की जानकारी दी। दस्तावेज मांगने पर वह घबरा गया और कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं दी। थाने ले जाकर रिकॉर्ड जांच करने पर उपरोक्त वाहन 16 अगस्त को मूनलाइट फोटो स्टूडियो के पास से चोरी होने का पता चला। इसकी शिकायत भी थाने में दर्ज की गई थी। पुलिस ने कमलेश को गिरफ्तार कर लिया। उससे अन्य वारदातों की जानकारी भी ली जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम की घोषणा के साथ ही रेलवे के निजीकरण का मुद्दा एक बार फिर भड़क गया है। इसी के तहत नेशनल रेल मजदूर यूनियन के महामंत्री वेणुगोपाल पी नायर के मार्गदर्शन में बुधवार को चेतावनी दिवस के तौर पर सेंट्रल रेलवे और कोंकण रेलवे में सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। नागपुर में भी मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के प्रांगण में मंडल अध्यक्ष देबाशीष भट्टाचार्य की अध्यक्षता में सदस्य रेल कर्मियों ने जमकर नारेबाजी की। नेशनल रेल मजदूर यूनियन के महामंत्री वेणुगोपाल पी नायर ने कहा कि सरकारी योजनाओं के चाहे उदारीकरण, वैश्वीकरण, निगमीकरण या मौद्रीकरण हो, लेकिन परिणाम यही है कि सरकारी रेल का निजीकरण और रेल कर्मियों की गुलामी तय करना। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री कह रही है कि सिर्फ बेच रहे हैं, लेकिन अधिकार सरकार का ही रहेगा। नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम के तहत रेलवे की 1,52,498 करोड़ की संपत्ति बेची जाएगी। इसमें 400 रेलवे स्टेशन, 90 यात्री ट्रेनें, 1,400 किलोमीटर रेलवे ट्रैक, 673 किलोमीटर DFC कॉरिडोर, कोंकण रेलवे में 741 किलोमीटर ट्रैक, 256 मालगाड़ियाँ, 15 रेलवे स्टेडियम, रेलवे कॉलोनियाँ, 4 हिल रेलवे समेत अन्य कीमती संपत्तियाँ शामिल हैं। इतना सब बिकेगा तो बचेगा क्या? इस दौरान हबीब खान, मंडल सचिव SK झा, महिला मंडल अध्यक्ष ममता राव, सैयद आसिफ अली, मनोज चौथानी, साजी कोशी, अजय रगड़े, संजय भोयर समेत बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारियों की उपस्थिति रही। जय स्तंभ चौक से मानस चौक व जय स्तंभ चौक से श्री मोहिनी कॉम्प्लेक्स वाई पॉइंट तक हमेशा ही ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। इसे देखते हुए स्टेशन के सामने स्थित फ्लाईओवर को तोड़कर यहां 6 लेन रोड का निर्माण करने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार के PWD विभाग को राष्ट्रीय सड़क निधि के तहत निधि आवंटित की गई। महानगर पालिका ने पहले ही फ्लाईओवर को तोड़ने पर मुहर लगा दी थी, लेकिन नीचे के दुकानदारों की समस्या हल नहीं होने से यह मामला अटका रहा। लंबी जदोजहद में दुकानदारों के साथ हुए समझौते के अनुसार अब मुआवजे के लिए 19 करोड़ के प्रस्ताव को सभा में हरी झंडी दी गई। महानगर पालिका की सभा में संपत्ति विभाग द्वारा रखे गए प्रस्ताव के अनुसार फ्लाईओवर के नीचे के दुकानों को खाली कर बाधित दुकानदारों को मनपा की सहमति से महामेट्रो द्वारा पुनर्स्थापित करना अपेक्षित है, लेकिन महामेट्रो की ओर से निर्मित अस्थायी संकुल या भविष्य में निर्मित होने वाले व्यापार संकुल में कुछ दुकानदार स्थानांतरित होने से इनकार कर रहे थे। इन दुकानदारों को मुआवजा देने और उसके बदले महामेट्रो द्वारा भविष्य में स्टेशन के पास बनाए जाने वाले प्लाजा में 200 दुकानों को स्थायी स्तर पर मनपा की मालकियत में देने पर सहमति की गई। प्रस्ताव के अनुसार यहाँ निर्मित किए जा रहे 6 लेन रोड की जिम्मेदारी महामेट्रो को सौंपी गई है। फ्लाईओवर के नीचे 175 दुकानदारों को अग्रिम जमा निधि की शर्त के अनुसार 30 वर्षों की लीज पर आवंटन किया गया था। लीज के 18 वर्ष बचे होने से कुछ दुकानदारों ने अग्रिम राशि ब्याज सहित लौटाने की मांग रखी थी, जिससे प्रशासन ने करीब 8% ब्याज की दर निर्धारित कर 19 करोड़ खर्च होने का अनुमान लगाया। मुआवजा की राशि के लिए अब मनपा के वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के बजट में संशोधन करना होगा। संशोधन कर नीति उपलब्ध कराई जाएगी। नीतिगत निर्णय होने के कारण ही सदन में प्रस्ताव रखा गया।
नागपुर के प्रतापनगर पुलिस थाना अंतर्गत बुधवार सुबह करीब 6:30 बजे के दरमियान एक तेज रफ्तार कंटेनर ने सड़क से पैदल जा रहे एक 55 वर्षीय व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रतापनगर परिसर के प्रतापनगर चौक से सोमलवाड़ा की तरफ जाने वाले सड़क की टर्निंग पर अंदाजन 55 वर्षीय एक अज्ञात व्यक्ति पैदल जा रहा था। उसी दौरान कंटेनर क्रमांक 40 N 41258 के आरोपी चालक अशोक कुमार संतराम पासवान 23 मिहान निवासी ने लापरवाही व तेज गति से अपना कंटेनर चलाते हुए उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिसके कारण उसकी जगह पर ही मौत हो गई। फरियादी बुधराम अमरलाल शिव 49 की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी कंटेनर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है और आगे की जांच कर रही है। इन दिनों जय स्तंभ चौक से मानस चौक तक का ट्रैफिक लावारिस हो गया है। किसी को नियम कानून की चिंता नहीं। ऑटो चालक ट्रैफिक नियमों को धता बताकर बेधड़क राम झूले से रॉन्ग साइड चलते हैं। दूसरी तरफ LIC चौक तक फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के चलते वैसे ही रोड संकरा हो चुका है। बावजूद इसके इन दिनों यहाँ एक भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी नजर नहीं आता जो ऑटो चालकों की मनमानी रोके या ट्रैफिक व्यवस्था संभाले। जहाँ तहाँ फील्डिंग लगाकर आम वाहन चालकों के चालान काटने वाली ट्रैफिक पुलिस को जय स्तंभ चौक पर ऑटो चालकों की मनमर्जी से कोई वास्ता नहीं। स्टेशन के प्रवेश द्वार या टेकड़ी रोड से सेंट्रल एवेन्यू की ओर जाने वाले ऑटो चालक बिना किसी डर के राम झूले पर रॉन्ग साइड ऑटो चलाते हैं और मेयो चौक तक पहुंच जाते हैं। ऐसा कोई एक ऑटो चालक करे तो बात टाली जा सकती है, लेकिन सेंट्रल एवेन्यू की ओर जाने वाला हर ऑटो चालक शॉर्टकट के नाम पर राम झूले पर रॉन्ग साइड वाहन चलाकर मेयो चौक से आने वाले वाहन चालकों की जान खतरे में डालने से नहीं चूकता। जय स्तंभ चौक से LIC चौक पर हर मिनट जाम लगा रहा है। करीब 200 मीटर के इस सेक्शन में LIC चौक से जय स्तंभ चौक तक दोनों ओर सैकड़ों वाहनों की कतार लगी रहती है। इसके बावजूद ऑटो चालकों को किसी का डर नहीं। अपनी मर्जी से इन्होंने यहाँ स्टैंड बना दिया। DRM ऑफिस और ठीक उसके सामने सारे ऑटो चालक यहीं से सवारी उतारते हैं और बैठाते हैं। यह काम उस और अधिक परेशानी वाला हो जाता है जब दोनों ही लेन पर वाहनों की कतार राम झूले तक लगी रहती है। चौक पर ऑटो चालकों की मनमानी पर नकेल कसना ज़रूरी है। टेकड़ी ब्रिज और राम झूले की लैंडिंग के साथ ही यहीं पर स्टेशन का प्रवेश द्वार और टेकड़ी मंदिर और मानस चौक की ओर जाने वाला रास्ता, कुल मिलाकर ट्रैफिक व्यवस्था बिगाड़ने के सभी कारण यहाँ मौजूद हैं। ऐसे में रॉन्ग साइड चलाकर राम झूले से गुजरने वाले ऑटो चालक इस परेशानी में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ट्रैफिक पुलिस को इन पर नकेल कसनी ज़रूरी है। साथ ही पूरा दिन सुचारू ट्रैफिक बना रहे, इसके लिए पूरा दिन नज़र रखना भी ज़रूरी है। तो VKB न्यूज़ में सुबह के प्राइम टाइम में अब तक के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB न्यूज़। नमस्कार।